हेलो साथियों, अजय बुढ़ानिया यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग एचसीएस के जो पीवाईक्यूज है, लास्ट ईयर का जो क्वेश्चन पेपर था उसमें जो क्वेश्चंस आए थे उन पर एक नज़र डालेंगे और एक छोटा सा एनालिसिस करेंगे किस प्रकार से क्वेश्चंस थे और उनके आंसर्स देखते हैं। ठीक है, तो पॉलिटी के क्वेश्चंस जो है वो हम लोग करेंगे अभी। तो शुरू करते हैं एक एक करके। राइट, सबसे पहले जो है आपके सामने क्वेश्चन जो है यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन है, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। एक तरफ आर्टिकल्स का लिस्ट है और दूसरी तरफ प्रोविजंस है। ठीक है, ये ऊपर इंग्लिश में नीचे हिंदी में। राइट, तो इंग्लिश में लिखा हुआ है जो ऊपर की तरफ वो क्या है, आर्टिकल 61, आर्टिकल 72, 54 और 123 और 76, ये आर्टिकल्स है। उधर की तरफ आपका लिखा हुआ है कि प्रोविजंस क्या क्या जुड़े हुए हैं। तो आर्टिकल 61 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, दैट इज रिलेटेड विद इंपीचमेंट यानी महाभियोग। तो ये किससे रिलेट करता है? इंपीचमेंट, महाभियोग, राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित है। ठीक है, महाभियोग की जो प्रक्रिया है वो अनुच्छेद 61 में दी गई है। तो आर्टिकल 61 जो आपका है वो महाभियोग की प्रक्रिया के बारे में बात करता है। ठीक है, तो आर्टिकल 61 किसके साथ लिंक हो जाएगा? महाभियोग। आर्टिकल 72 किससे बात करता है? ये राष्ट्रपति की पार्डनिंग पावर जो है उससे संबंधित है, यानी समाधान करने की शक्तियां। 5 प्रकार की राष्ट्रपति की समाधान करने की शक्तियां होती है ना, तो वो इससे संबंधित है। क्षमा करना है, लघुकरण है, तो वो सारी जो 5 शक्तियां हैं वो आपकी आर्टिकल 72 में है। ठीक है, तो समाधान करने की शक्ति। आर्टिकल 54 एंड 55 ये राष्ट्रपति की निर्वाचन से संबंधित है। तो 54 के अंदर निर्वाचक गण राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेता है, तो इससे संबंधित है। तो इसके साथ कौन लिंक हो जाएगा? इलेक्शन यानी निर्वाचन, चुनाव हो जाएगा। डी जो है आर्टिकल 123, ये आपका किससे? ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, यानी अध्यादेश लाने की शक्ति। राष्ट्रपति अध्यादेश कब जारी कर सकते हैं? जब लोकसभा और राज्यसभा दोनों का सेशन न चल रहा हो, या एक का चल रहा हो दूसरे का ना चल रहा हो, तो ये आपका अध्यादेश लाने की शक्ति से संबंधित हो गया। और आपका लास्ट आपका आर्टिकल 76 किससे संबंधित है? अपॉइंटमेंट ऑफ अटॉर्नी जनरल, यानी किससे संबंधित है? महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित है। तो महान्यायवादी एजीआई से संबंध रखता है आपका आर्टिकल 76। तो आपके 1 ए के साथ 1, बी के साथ 2 ऐसे करके लिंक हो जाएगा। तो सीधा देखो, ए का 1, बी का 2 किधर है? ये आपका ऑप्शन सी देख रहे हो, इसमें सेम मिलान है, तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा सी, करेक्ट हो जाएगा इसमें। तो सी करेक्ट आंसर था इस क्वेश्चन का, अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल आंसर की जो है आपकी एचपीएससी की, उसके अकॉर्डिंग भी यही था। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, ये आपका हिंदी में और इंग्लिश में। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका अगेन आर्टिकल से ही है। ये आर्टिकल जो आपके पंचायती राज से संबंधित आर्टिकल से है, तो इनको देखते हैं अभी। देखिएगा, पंचायती राज जो है उससे संबंधित अनुच्छेद आपकी, इसको साइड में कर लेते हैं। देखिए आर्टिकल जो है 243 के, 243 आई, 243 जेड डी, 243 जेड ई। देखिएगा, एक पंचायती राज से संबंधित है तो एक पंचायत के बारे में और एक नगर पालिका से संबंधित होता है। अगर आप बात करेंगे पंचायतों से संबंधित अनुच्छेद, तो वो आपके आर्टिकल 243 से लेकर और 243 ओ तक है। उसके बाद 243 पी से लेकर 243 जेड जी तक जो है वो नगर पालिकाओं से संबंधित है। ठीक है, यानी म्युनिसिपैलिटी से संबंधित है। तो यहां पर आपको बच्चों को जो है मैक्सिमम ये वाले आर्टिकल 243 पी से लेकर जेड जी तक आइडिया नहीं होता है, बट इसमें जो 243 से लेकर 243 पी तक जो है, सॉरी ओ तक जो है, यहां तक बच्चों को आइडिया लगभग लगभग आर्टिकल्स का होता है जो इंपॉर्टेंट है। तो अगर उतना आपको पता है तो उतने में आपका आंसर आपको मिल जाएगा। जैसे कि 243 के है, ये किससे संबंधित है? ये आपका इलेक्शन से संबंधित है। तो स्टेट इलेक्शन कमीशन, पंचायतों के चुनाव कौन करवाता है? राज्य चुनाव आयोग करवाता है। तो ये राज्य चुनाव आयोग से संबंधित हो गया। ठीक है ना, ये आपका राज्य चुनाव आयोग से संबंधित हो गया। ठीक है, दूसरा है आपका 243 आए, ये आपका किससे संबंधित है? स्टेट फाइनेंस कमीशन, राज्य वित्त आयोग से संबंधित है। तो बी का 1, ए का 2, अगर इतना पता है तो भी आंसर मिल जाएगा। तो ए का 2, बी का 1 किस में है? ये आपका आंसर इधर है। ठीक है, सेम इधर भी अगर देखोगे तो डी आंसर जो है ये आपका ऑप्शन डी इसका करेक्ट होने वाला है। और आपका 243 जेड डी किससे संबंधित है? तो ये आपका कमेटी फॉर डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग, ठीक है, यानी जिला योजना समिति से संबंधित है। 243 जेड ई किससे संबंधित है? तो कमेटी फॉर मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग, यानी मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग समिति से संबंधित है। तो आपका डी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए का 2, बी का, सॉरी, ए का 2, बी का 1 और सी का 3, डी का 4। तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। राइट,
तो इस प्रकार के क्वेश्चन जो है इसमें आपको दो आर्टिकल पता है तो एलिमिनेशन आप लगा सकते हो, राइट। नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन आपका, देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। एक तरफ फिर से आर्टिकल्स है, दूसरी तरफ फिर से प्रोविजंस दे रखे हैं, ठीक है। तो कैसे है देखते हैं एक बार। आर्टिकल जो आपका सबसे पहले दे रखा है इन्होंने, आर्टिकल 265। आर्टिकल 265 जो है वो आपका टैक्स इज नॉट टू बी इम्पोज सेव बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ, एकदम करेक्ट मैच है। क्या है कि कोई भी अगर आपको टैक्स इंपोज करना है तो वो लेजिस्लेचर यानी लॉ से बैक होना चाहिए। कैसे? उससे संबंधित कोई कानून बनाया हो तभी आप टैक्स इंपोज कर सकते हैं, टैक्स लगा सकते हैं, अदरवाइज नहीं लगा सकते। यानी कानून होना चाहिए उसके लिए। ऐसे ही नहीं आपने बोल दिया कि आज से ये टैक्स लागू, उसके लिए कोई ना कोई लॉ होना चाहिए, कानून होना चाहिए, ठीक है ना, विधि बनी होनी चाहिए। तो इसीलिए इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा। लेकिन हो सकता है कि ये आपको पता ना हो, तो मैं नहीं कहता कि ये आपको पता होगा, बट आपको नीचे वाले जो तीनों आर्टिकल है वो हर बच्चे को जो तैयारी कर रहा है इस सत्र पर, तो तीनों आर्टिकल्स पता होने चाहिए। आर्टिकल 267 किससे संबंधित है? तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, भारत की संचित निधि से है, ठीक है। आर्टिकल 267 किससे संबंधित है? ये आपका कॉन्टीजेंसी फंड से संबंधित है, यानी भारत की जो आकस्मिक निधि है उससे संबंधित है, जो राष्ट्रपति के अधीन होती है। और राष्ट्रपति जो है यहां से धन ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन के अंदर प्रोवाइड करवा सकते हैं जब यहां से आप कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से धन जो है नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि यहां से जो पैसा निकालते हो तो टाइम कंज्यूमिंग है, बट इमरजेंसी कोई भी है तो आकस्मिक निधि से आप फटाफट से पैसा निकाल सकते हैं। तो 267 का कॉन्टीजेंसी फंड हो गया। 263 ये आपकी इंटरस्टेट काउंसिल, अंतरराज्यीय परिषद से संबंधित है। तो अंतरराज्यीय परिषद जो है इंटरस्टेट काउंसिल आपका, ये आपका है डी का 4। तो आर्टिकल 263 ये पता होना चाहिए। तीनों आर्टिकल तो ऐसे है जो हर बच्चे को पता होना चाहिए। और 265 जो आइडिया नहीं भी है तो फिर अपने आप लिंक हो जाएगा। तो अगेन ए का 1, बी का 2, सी का 3, यानी अगर आपको थोड़ा सा भी आइडिया है तो आप इजीली बता सकते हैं, ठीक है। इसमें भी क्या हो जाएगा, सेम उसी तरह से इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, ये आपका ए का 1 यानी ए ही आंसर करेक्ट हो जाएगा। हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर मैंने पीडीएफ में लगाया हुआ है चीजों को, राइट। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखिएगा। अब जो है पार्लियामेंट्री कमेटी से संबंधित है, यानी संसदीय समितियां जो है उससे संबंधित आपको दे रखा है। यहां पर एक तरफ जो है लिस्ट दे रखी है और दूसरी तरफ मेंबर्स कितने होते हैं किस कमेटी में, ये दे रखा है। तो देखिए सबसे पहले एस्टीमेट कमेटी। एस्टीमेट कमेटी क्या होती है? अनुमान समिति। सबसे पहले क्या, एस्टीमेट कमेटी अनुमान समिति दे रखी है, ठीक है। उसके सामने मेंबर्स लिखे हुए हैं, क्या उतने ही मेंबर होते हैं तो वो आपको बताना है। फिर है पब्लिक अकाउंट कमेटी यानी लोक लेखा समिति, और उसके बाद जो आपकी है लोकसभा की नियम समिति और विभागीय संबंधी स्थायी समितियां। तो ये 4 कमेटी दे रखी है और उनके सामने मेंबर्स दे रखे हैं। देखिए जो आपकी एस्टीमेट कमेटी होती है यानी अनुमान कमेटी होती है, इसके अंदर सबसे ज्यादा सदस्य होते हैं फाइनेंशियल कमेटीज में। 3 फाइनेंशियल कमेटीज होती है मेनली, एक आपकी एस्टीमेट कमेटी है, एक आपकी लोक लेखा समिति पब्लिक अकाउंट कमेटी होती है, इसके अलावा एक जो है सार्वजनिक उपक्रम समिति होती है, यानी जो पब्लिक अंडरटेकिंग से रिलेटेड कमेटी होती है। तो इन तीनों कमेटियों में सबसे ज्यादा सदस्य किसमें होते हैं? एस्टीमेट कमेटी में। कितने होते हैं? 30 होते हैं। बाकी दोनों में 22-22 होते हैं। तो लोक लेखा समिति यहां पर पूछ रखी है तो उसमें 22 हो जाएंगे। रूल कमेटी ऑफ लोकसभा, यहां पर जो है ना ये क्वेश्चन कल को ये भी पूछा जा सकता है, रूल कमेटी ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा की जो रूल कमेटी है, नियम समिति है, उसमें ज्यादा सदस्य होते हैं एज कंपेयर टू लोकसभा। तो राज्यसभा की जो नियम समिति है उसमें कितने होते हैं? 16 होते हैं, लेकिन लोकसभा वाली में 15 होते हैं। डिपार्टमेंटल रिलेटेड पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी, ये जो है टोटल 24 समितियां हैं, 16 जो है लोकसभा में और 8 जो है वो राज्यसभा में है। तो 24 विभागीय समितियां होती है। हर एक समिति में 31 मेंबर होते हैं, 31 मेंबर होते हैं। और इसमें जो मेंबर्स होते हैं 31, वो आपके 21 जो होते हैं वो लोकसभा से होते हैं और 10 राज्यसभा से होते हैं, ठीक है। तो इसमें टोटल कितने सदस्य होते हैं? 31 होते हैं। तो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग समिति का ये आंसर क्या हो जाएगा? 31 मेंबर्स। अब इसको मिलान कर दो, तो ए का किधर मिल रहा है? 2 में, बी का किधर मिल रहा है? 1 में। तो ए का 2, बी का 1, सी का 4 और डी का 3। अगेन पहला ही आंसर हो जाएगा, फर्स्ट नंबर वाला ही उत्तर हो जाएगा इसका भी, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको ये हिंदी में भी इसका ए आंसर हो जाएगा करेक्ट। समझ पा रहे हैं आप लोग चीजों को? एकदम इजी क्वेश्चंस है अगर आपने थोड़ा सा भी ठीक से पढ़ा हुआ है तो। अगर नहीं पढ़ा हुआ है तो बहुत मुश्किल भी है यही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर देखो शेड्यूल से क्वेश्चन आया है। आपके शेड्यूल जो है वो आपको सारे के सारे रटे होने चाहिए, अच्छे से याद होने चाहिए।
12 शेड्यूल है वर्तमान में, वो 12 के 12 आपको अच्छे से पता होना चाहिए। कौन कौन से शेड्यूल है देखते हैं एक एक करके। ये देख लीजिएगा मिलान में, यहां पर देखो मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2, राइट। तो देखो सबसे पहले क्या है शेड्यूल फर्स्ट, पहले शेड्यूल में क्या क्या आता है। तो फर्स्ट शेड्यूल में क्या है, द स्टेट एंड द यूनियन टेरिटरी। प्रथम जो अनुसूची है आपकी उसमें क्या इसका जिक्र, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, एकदम करेक्ट है, सामने लिखा हुआ है, एकदम सही जवाब है। दूसरा आपका सेकंड शेड्यूल, दूसरा शेड्यूल किसके बारे में बात करता है, तो दूसरी अनुसूची किसके बारे में है, वेतन के बारे में, वेतन और भत्तों का उल्लेख है, बट किसके, इसमें जो है प्रेसिडेंट के, जजेस के, कैग के, इन सब के। तो यहां पर देखो कहां लिखा हुआ है, यहां पर लिखा हुआ आपका प्रोविजन एज टू द इमोल्यूमेंट्स ऑफ द प्रेसिडेंट, जज एंड कैग ऑफ इंडिया, ठीक है, ये सारों के सारों का। तो दूसरा जो आपका सेकंड नंबर पे ई आपका करेक्ट मिलान हो जाएगा, ठीक है। दूसरे नंबर पे क्या आ जाएगा, सेकंड का ई आ जाएगा, करेक्ट है। उसके बाद थर्ड नंबर पे जो है, तीसरे नंबर पे वो क्या आ जाएगा, थर्ड शेड्यूल में किसका उल्लेख है, तो ओथ का उल्लेख है, शपथ का उल्लेख है। तो तीसरे से क्या मैच करवा दोगे आप, शपथ, तो तीसरे का बी हो जाएगा। फोर्थ जो है शेड्यूल किससे रिलेटेड है, एलोकेटिंग ऑफ सीट्स इन द राज्यसभा, तो राज्यसभा की सीटों के आवंटन के बारे में कौन सा है, तो ये आपका चौथा, तो इसका फोर्थ जो है इसका सी आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद बच गया फिफ्थ शेड्यूल, पांचवी अनुसूची किससे संबंधित है, तो ये आपकी शेड्यूल एरियाज एंड शेड्यूल ट्राइब से संबंधित है। तो एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल्ड एरिया एंड शेड्यूल्ड ट्राइब, यानी अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति, जाति नहीं है, जनजातियों के प्रशासन के बारे में है। तो ये पांचवें का क्या हो जाएगा, आपका डी हो जाएगा। तो अब जो है आप लोग देखो ये सारे के सारे मिला के कि कौन से में मैच हो रहा है। तो ए का जो है, फर्स्ट का क्या है, ए है, फर्स्ट का ए, ठीक है। सेकंड का क्या है, सेकंड का ई है। फर्स्ट का ए और सेकंड का ई कहां कहां पर है वो देख लो, फर्स्ट का ए इधर है, सेकंड का ई इधर है, तो सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। थर्ड का बी है, थर्ड का बी है इसमें भी। फोर्थ का सी है, करेक्ट है। फिफ्थ का क्या है, फिफ्थ का डी है। तो ये हो गया आपका सी करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है ना। सी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। हिंदी वालों को थोड़ा सा ये जो है ना, हिंदी और इंग्लिश दोनों में, और क्वेश्चंस के साइज बड़े हैं, तो इसके चलते हो सकता है थोड़ा देखने में प्रॉब्लम भी आ रहे हैं, लेकिन थोड़ा मैनेज करना पड़ेगा ये, ठीक है। तो इसमें नहीं तो ये ब्लर हो जाएगा, फिर और ज्यादा इसके साथ छेड़खानी करेंगे तो, ठीक है। बाकी थोड़ा बहुत तो पॉसिबल है। तो इसमें जो है सी करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, हिंदी वाला क्वेश्चन ये हो गया। नेक्स्ट है आपका स्टेटमेंट पूरा का पूरा। आप देखो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2, दो स्टेटमेंट दे रखी है। पहले आप ऑप्शन देखोगे तो ऑप्शन में आपको क्या दे रखा है, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 करेक्ट, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 फॉल्स, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स, स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज ट्रू। ये अच्छे से देखना जरूरी है, ठीक है। एक पांचवा ऑप्शन दे रखा था इस बार, क्वेश्चन नॉट अटेम्प्टेड वाला, जो अभी शुरू कर दिया, आगे भी ऐसे ही रहेगा, ठीक है ना। तो अगर क्वेश्चन आप अटेम्प्ट नहीं करते होते हैं तो पांचवा ऑप्शन आपको भरना होता है, उसमें फिल करना है। अगर आप कोई भी ऑप्शन आपको ठीक नहीं लग रहा है तब भी आपको जो है ना उधर जो आपका गोला फिल करके फिर भी आना है, ठीक है ना। आप खाली ब्लैंक जो है नहीं छोड़ के आ सकते हैं सीट में, तो आपको सारे जो है आपके क्वेश्चन जो है फिल करने पड़ते हैं। तो उसमें जो अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप ई फिल कर सकते हैं। तो देखो स्टेटमेंट 1 क्या है, स्टेटमेंट 1 बोल रहा है कि द डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर हैज बीन प्रोपाउंडेड, कब, हैज बीन propounded by the Supreme Court in the केशवनंद भारती केस in 1973। तो डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो आपका 1973 में केशवनंद भारती मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा बुनियादी ढांचे के सिद्धांत को प्रतिपादित किया गया था। क्या ये बात सही है, एकदम सही बात है। केशवनंद भारती केस को हम लोग किस लिए याद रखते हैं, मेनली इसीलिए तो याद रखते हैं क्योंकि यहां पर जो है सुप्रीम कोर्ट ने बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन दिया था, यानी संविधान का मूल ढांचा जो है इसको क्षति पहुंचाए बिना, इसको नुकसान पहुंचाए बिना पार्लियामेंट कोई चेंज करती है तो वो पॉसिबल है, दिक्कत नहीं है, बट इसको नुकसान नहीं कर सकते आप। बेसिक स्ट्रक्चर में बहुत सारी चीजें आती हैं जो कि आपको सेपरेटली अलग से पढ़नी होगी, ठीक है, कई सारी चीजें, बट इतना जरूर याद होना चाहिए कि बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन कौन से केस से रिलेटेड है, तो ये आपका केशवनंद भारती केस से रिलेटेड है, ठीक है। आप देख पा रहे हैं ना, या थोड़ा इसको और बड़ा कर दिया जाए, तो केशवनंद भारती केस से संबंधित है ये, और ये आज तक की सबसे बड़ी बेंच बैठी है जिसमें 13 जजेस बैठकर एक साथ फैसला दिया था 7-6 की मेजोरिटी से। तो 13 न्यायाधीशों की सबसे बड़ी पीठ जो है केशवनंद भारती बनाम केरल राज्य मामला था, ये 1973 का, इसमें बैठी थी। तो पहली स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है, इसमें कोई किसी प्रकार की दिक्कत है ही नहीं। तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट।
अब स्टेटमेंट 2 बोल रहा है कि द इंडियन पार्लियामेंट हैज द पावर टू अमेंड द होल कॉन्स्टिट्यूशन। ये वर्ड जो होल कॉन्स्टिट्यूशन लिखा हुआ है इसमें गड़बड़ है। अभी तो ऊपर बताया ना बेसिक स्ट्रक्चर में गड़बड़ नहीं करोगे, तो होल कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया, तो पार्लियामेंट, इंडियन पार्लियामेंट हैज द पावर टू अमेंड द होल कॉन्स्टिट्यूशन, ये वाली स्टेटमेंट गलत हो गई है, ठीक है ना। यानी भारतीय संसद के पास पूरे संविधान में संशोधन करने की शक्ति है, बेसिक स्ट्रक्चर को हनन किए बिना आप कर सकते हो, तो इसलिए ये स्टेटमेंट गलत हो गई। तो इसलिए आपकी पहली स्टेटमेंट ठीक है, दूसरी गलत है। ऑप्शन देख लो, सी इज द करेक्ट आंसर। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। क्लियर? स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट आएगा इसका, स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपका ऑप्शन जो है सी करेक्ट हो जाए। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है द फंडामेंटल राइट्स आर नॉन जस्टिसिएबल। मौलिक अधिकार जो है वो क्या है? वाद योग्य नहीं है, नॉन जस्टिसिएबल इन नेचर। नॉन जस्टिसिएबल क्या होता है? जिसके लिए आप कोर्ट्स में नहीं जा सकते वो नॉन जस्टिसिएबल होता है, और जिसके लिए आप न्यायालय में जा सकते हैं वो जस्टिसिएबल है। तो न्यायोचित है कि नहीं है, पहले एक स्टेटमेंट में ये बोला है। तो फंडामेंटल राइट्स आर नॉन जस्टिसिएबल, गलत है यहां पर। फंडामेंटल राइट्स आर जस्टिसिएबल इन नेचर। वी कैन गो टू द कोर्ट्स, हम न्यायालयों में जा सकते हैं। अगर हमारे मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो हम डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। आर्टिकल 32 अनुच्छेद 32, राइट। तो ये आपका पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। दूसरा बोल रहा है डीपीएसपी यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आर मेड जस्टिसेबल इन द कोर्ट्स, ये न्यायोचित है। देखो क्या बोल रहा है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत न्यायालयों में वाद योग्य है। तो ये दोनों स्टेटमेंट जो है इसने उल्टा लिख दिया है। फंडामेंटल राइट्स के लिए लिखना था जस्टिसिएबल और डीपीएसपी के लिए लिखना था नॉन जस्टिसिएबल, इसने उल्टा लिख दिया, इसलिए दोनों स्टेटमेंट गलत हो गई। देखिएगा, फंडामेंटल राइट्स जो है वो न्यायालय में वाद योग्य है यानी न्यायोचित है यानी जस्टिसिएबल है। इसके अलावा चाहे डीपीएसपी पूछे आपसे, इसके अलावा चाहे फंडामेंटल ड्यूटीज पूछे आपसे, इसके अलावा चाहे आपसे पूछे प्रियम्बल, ये तीनों ही चीजें जो है न्यायालय में वाद योग्य नहीं है, यानी ये न्यायोचित नहीं है, जस्टिसिएबल नहीं है। केवल फंडामेंटल राइट्स जो है वो जस्टिसिएबल है। तो आंसर क्या हो जाएगा? दोनों ही स्टेटमेंट फॉल्स है। तो स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट बोथ टू आर द फॉल्स, यानी बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर फॉल्स। तो बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कथन कहां गया? बी इधर, इधर। कथन 1 और 2 दोनों असत्य है। ठीक है, समझ गए आप लोग? नेक्स्ट चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्टेटमेंट बेस्ड है। देखो स्टेटमेंट बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन आ रखे हैं, तो बड़ा स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ के और आंसर करने की आवश्यकता है। थोड़ी सी भी गलती जो है वो आपका क्वेश्चन गलत करवा सकती है, और पॉलिटी के क्वेश्चन गलत होना बहुत गलत बात है। पॉलिटी के क्वेश्चन गलत होना आप अफोर्ड नहीं कर सकते, राइट। तो क्या दे रखा है? द इंडियन नेशनल कांग्रेस रिजेक्टेड द क्रिप्स प्रपोजल बिकॉज कांग्रेस वॉज नॉट कन्विंस्ड विद द डोमिनियन स्टेटस ऑफर्ड बाय द ब्रिटिश। बोल रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने क्रिप्स मिशन को या क्रिप्स प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया क्योंकि कांग्रेस अंग्रेजों द्वारा प्रस्तावित अधिराज्य की स्थिति से संतुष्ट नहीं थी। देखिएगा, ये बात एकदम करेक्ट है कि क्रिप्स जो मिशन था, क्रिप्स प्रपोजल जो था, इसको कांग्रेस ने रिजेक्ट कर दिया था। इसमें कोई संदेह नहीं है, एकदम करेक्ट है। क्रिप्स मिशन जो 1942 का आपका था उसको रिजेक्ट कर दिया था। तो स्टेटमेंट 1 जो है एकदम करेक्ट है कि कांग्रेस ने रिजेक्ट कर दिया था क्रिप्स मिशन को, इसमें कहीं भी कोई गुंजाइश नहीं है गलती की। दूसरा जो है, द मुस्लिम लीग एक्सेप्टेड द क्रिप्स प्रोपोजल बिकॉज द इनडायरेक्टली डिमांड ऑफ पाकिस्तान वाज एक्सेप्टेड बाय द प्रोपोजल। मुस्लिम लीग ने क्रिप्स प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया क्योंकि प्रस्ताव द्वारा पाकिस्तान की मांग को प्रोक्ष रूप से स्वीकार कर लिया गया था। बिल्कुल भी नहीं किया गया था। मुस्लिम लीग ने भी रिजेक्ट किया था, कांग्रेस ने भी रिजेक्ट किया था, दोनों ने। तो स्टेटमेंट जो है 1 तो करेक्ट हो गई, बट स्टेटमेंट 2 जो है एक्सेप्टेड लिख दिया, ये गलत हो गई। तो स्टेटमेंट 1 करेक्ट है और स्टेटमेंट 2 फॉल्स है। देख लो अब ऑप्शन कौन सा सही है। तो सी आपका जो है करेक्ट आंसर है। सी स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, 2 इज फॉल्स। ठीक है, ये आपका कथन 1 सही है और कथन 2 गलत है। इस प्रकार से क्वेश्चंस थे, ठीक है ना। बड़े इजी भी है अगर आपने ठीक से पढ़ा हुआ है तो।
अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है तो, अदरवाइज टफ भी है। ठीक है, तो इस प्रकार से अपने को पढ़ने की आवश्यकता है इस बार के पेपर के लिए। ठीक है ना, इस प्रकार से अप्रोच रखने की आवश्यकता है। कैसे क्वेश्चंस बनते हैं जिसमें आपको स्टेटमेंट को प्रॉपर तरीके से समझ के और फिर आंसर देना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट, वन इज लेबल assertion A एंड द अदर इज लेबल एज रीजन। यानी एक आपका अभिकथन है और दूसरा कारण है, तो क्या इसका कारण सही है ये आपको बताना है। तो क्वेश्चन आपका जो assertion है वो क्या दे रखा है, कथन दे रखा है, फेडरलिज्म इन इंडिया इज इन रिसेंट ईयर मूविंग फ्रॉम कोऑपरेटिव टू बार्गेनिंग फेडरल सिस्टम। किधर मूव कर रहा है, भारतीय संघवाद सहयोगी संघवाद से सौदेबाजी के संघवाद की ओर प्रवृत्त है। पहले तो ये पता होना चाहिए कोऑपरेटिव फेडरलिज्म क्या होता है और बार्गेनिंग फेडरलिज्म होता क्या है। ये दोनों अगर बातें आपको क्लियर है तो आप आंसर कर पाएंगे। देखिएगा, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म जो होता है आपका, उसमें रहता है कि म्यूचुअल ट्रस्ट पर चीजें चल रही है सेंटर और स्टेट के बीच में। ठीक है ना, लेकिन जब बार्गेनिंग फेडरलिज्म की तरफ बात आती है तो सेंटर जो है ज्यादा पावरफुल होता है और उसके पास ज्यादा बार्गेनिंग पावर होती है। तो इसमें स्टेट जो है डिसएडवांटेज में रहते हैं। तो सेंटर कितना दे रहा है स्टेट को, वो जो है ना एक बार्गेनिंग पीरियड में आ जाता है, एक तरह से बार्गेनिंग चीज में आ जाता है, तो सौदेबाजी की तरफ बढ़ रही है। तो ये स्टेटमेंट कहीं ना कहीं करेक्ट है कि रिसेंट ईयर में हम लोग देख रहे हैं कि इंडिया का फेडरलिज्म है दैट इज मूविंग फ्रॉम कोऑपरेटिव टू बार्गेनिंग फेडरल सिस्टम। फेडरलिज्म का सबसे बड़ा एग्जांपल यूएस से है, जहां पर डिवीजन ऑफ पावर प्रॉपर होती है। ठीक है, तो इसको फेडरलिज्म कहते हैं। लेकिन अपना कोऑपरेटिव टू किधर बढ़ रहा है, बार्गेनिंग। ये वाली स्टेटमेंट करेक्ट है। दूसरा बोल रहे हैं रेजिड्यू पावर्स ऑफ लेजिस्लेशन आर लाइंग विद द सेंटर, यानी विधान की अवशिष्ट शक्तियां केंद्र में निहित है। तो रेजिड्यूरी पावर जो है, आपने सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा है, तो वहां पर आप जब कनाडा का कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं तो वहां पर आपने सीखा है कि जो रेजिड्यूरी पावर्स होती है सेंटर की, वो किसके पास लाई करती है, वो सेंटर में लाई करती है। सॉरी, रेजिड्यूरी पावर जो होती है, अवशिष्ट शक्तियां, वो सेंटर के पास होती है। ठीक है, तो रीजन जो है वो, ये बात तो सही है, लेकिन क्या इसके लिए सही है ये, यानी इसकी व्याख्या कर रहा है, ये बात देखने वाली है। तो इसकी व्याख्या नहीं कर रहा है, ये व्याख्या नहीं कर रहा है दोनों अपने आप में सही, ए भी सही है, आर भी सही है, लेकिन आर जो है ए की व्याख्या नहीं कर रहा है। ये चीज गलत है। क्या है कि कोऑपरेटिव टू बार्गेनिंग में जाने में रेजिड्यूरी पावर का कोई ज्यादा रोल नहीं है, बल्कि और शक्तियां हैं जिनका रोल है। तो इसलिए जो है ये आपका कहीं ना कहीं गड़बड़ हो गई। तो देखो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें। इंग्लिश में देखो, बोथ ए एंड आर करेक्ट, आर इज द करेक्ट। नो, बोथ ए एंड आर करेक्ट बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, इसमें बी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर, समझ पा रहे हैं आप लोग चीज को। नेक्स्ट आप देखिएगा, ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिएगा, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ये आपका डीपीएसपी या फंडामेंटल ड्यूटीज का मिक्स करके लिखा हुआ है, लेकिन इन्होंने पूछा है कि विच ऑफ द स्टेटमेंट अबव आर रिलेटेड टू फंडामेंटल ड्यूटीज। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो फंडामेंटल ड्यूटीज, यानी आपकी किससे संबंधित, मूल कर्तव्य से संबंधित कौन सी स्टेटमेंट है, ये आपको बताना है। तो सबसे पहले तो ये देखना है कि आपको पूछा क्या है, फंडामेंटल ड्यूटी। अब देखो, ए पेरेंट्स और गार्जियन टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर एजुकेशन टू हिज चाइल्ड और एज द केस में बी वार्ड बिटवीन द एज ऑफ 6 to 14 ईयर्स। मतलब क्या कहना चाह रहा है, माता पिता या संरक्षक 6 से 14 वर्ष तक की आयु वाले अपने यथास्थिति बालक या प्रतिपाद्य के लिए शिक्षा का अवसर प्रदान करें। एकदम सही बात है, एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है। क्या ये ड्यूटी है? बिल्कुल है। ये लास्ट में जोड़ी गई ड्यूटी है। अभी फंडामेंटल ड्यूटीज आपका आर्टिकल कौन सा है, 51A। इसके अंदर आपका फंडामेंटल ड्यूटी जो है 51A, ये नया आर्टिकल जोड़ा था हम लोगों ने। इसके तहत जो है आपकी 11 फंडामेंटल ड्यूटीज है। तो 11वीं फंडामेंटल ड्यूटी जो लास्ट फंडामेंटल ड्यूटी है, जिसको आपको 86th अमेंडमेंट एक्ट 2002 के तहत जोड़ा गया था, वो आपकी यही है। तो ये तो एकदम करेक्ट है। टू प्रोवाइड अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन अंटिल दे कंप्लीट द एज ऑफ 6 ईयर्स। यानी क्या बोल रहा है कि प्रारंभिक शिशु अवस्था में, यानी शिशु अवस्था के देखरेख और सभी बच्चों को उस समय तक, जब तक कि वे 6 वर्ष की आयु पूर्ण न कर ले, शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रयास करें। ये आपका डीपीएसपी है, ना कि फंडामेंटल ड्यूटीज। आर्टिकल 45 है ये, 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को शिक्षा का अवसर शिक्षा प्रदान करे या फिर उनको उनकी बाल्यावस्था में देखरेख हो। तो ये आपका 6 वर्ष से कम आयु वाली आर्टिकल 45 डीपीएसपी है। तो दूसरा गलत हो गया, पहली बात सही है।
इसके बाद क्या है, टू प्रोटेक्ट एंड इंप्रूव द नेचुरल एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, लेक्स, रिवर्स एंड वाइल्ड लाइफ एंड टू हैव कंपेशन फॉर लिविंग क्रिएचर्स। ये वाली एकदम सही है। तो आपका तीसरा स्टेटमेंट जो है, पर्यावरण जो है जिसकी संरक्षण करना है हमें, वन, झील, नदी और वन्य जीव की रक्षा करें और उनका संवर्धन करें तथा जीवित प्राणियों के प्रति दया भाव रखें, एकदम करेक्ट है। उसके बाद चौथी है कि टू सेफ गार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी टू एब्जूर वायलेंस। क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। आपको सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें, आपकी मौलिक कर्तव्य में आता है, फंडामेंटल ड्यूटी में आता है। तो ये वाली बात भी आपकी करेक्ट हो जाती है। इसके बाद बोल रहा है टू प्रोवाइड प्राइमरी हेल्थ केयर टू द पर्सन बिलो पॉवर्टी लाइन। बीपीएल वर्ड आप लोग नहीं देखोगे कहीं भी, पूरे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बीपीएल वर्ड नहीं लिखा हुआ है। अगर आपको इतना सा आइडिया है तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो पांचवां गलत है, दूसरा गलत है, दूसरा पांचवां गलत है, तो दूसरा और पांचवां जहां जहां है वो निकाल दो। इसमें पांचवां है, इसमें पांचवां, इसमें दूसरा है, तो बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी आपका 1, 3 एंड 4 जो है वो करेक्ट आंसर। मूल कर्तव्य से कौन कौन से संबंधित है? 1, 3 एंड 4 जो आपके फंडामेंटल ड्यूटी से संबंधित है। क्लियर हो रही है चीजें? तो ये से आपको ध्यान रखना है। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अब आपको यहां पर जो है ना स्टेटमेंट दे रखी है, तो यहां पर सबसे पहले ये देखना है कि इसने करेक्ट पूछा है कि इनकरेक्ट पूछा है। ये सबसे इंपॉर्टेंट था इस क्वेश्चन पेपर के अंदर। जिसने इस चीज को ढंग से नहीं देखा उसके कई क्वेश्चंस तो ऐसे ही गलत हो गए। तो देखो क्या था, इसमें पूछा इसने करेक्ट स्टेटमेंट, करेक्ट बतानी है अपने को। तो सबसे पहली स्टेटमेंट क्या है, मैं इस तरफ आ जाता हूं। स्टेटमेंट करेक्ट क्या है? ए बिल पेंडिंग इन द लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट shall lapse by reason of the prorogation of house or houses thereof। बोल रहा किसी राज्य के विधानमंडल में लंबित विधेयक उसके सदन या सदनों के सत्रावसान के कारण व्यापगत होगा, यानी वो समाप्त हो जाता है, लैप्स हो जाता है। तो देखिएगा सत्रावसान क्या है, प्रोरोगेशन क्या है? प्रोरोगेशन ऑफ हाउस का मतलब है कि आपका हाउस जो है वो अभी एक सत्र जो है समाप्त हुआ है, उसके बाद दूसरा सत्र बैठेगा, ना कि आपकी विधानमंडल जो है भंग हो गया है, ऐसा नहीं है। तो इसलिए इसके बाद सत्र होना है, तो उसमें इस पर चर्चा हो सकती है, दोबारा चीजें हो सकती है। तो इसलिए ऐसा नहीं हो सकता कि अगर जो है कोई भी बिल पेंडिंग है और हाउस जो है केवल प्रोरोग्यू हुआ है, प्रोरोग्यू मतलब सत्रावसान होता है, और प्रोरोग्यू कौन करता है? हाउस को राष्ट्रपति करते हैं। समनिंग ऑफ द हाउस यानी सत्र को आहूत करना और सत्रावसान करना, ये दोनों ही काम राष्ट्रपति करते हैं। तो इसके साथ जो है वो बिल आपका लैप्स नहीं होता है। तो इसने करेक्ट पूछा था, तो ये वाली स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट हो गई। ठीक है, तो ये तो इनकरेक्ट हो गई, तो ये तो करेक्ट नहीं है। दूसरा बोल रहा है बिल पेंडिंग इन द लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ ए स्टेट विच हैज बीन पास्ड बाय द लेजिस्लेटिव असेंबली से लैप्स ऑन ए डिसोल्यूशन ऑफ द असेंबली। बोल रहा है कि कोई भी बिल है किसी राज्य की विधान परिषद में लंबित है और विधानसभा ने पारित कर दिया है, तो क्या विधानसभा के विघटन होने पर वो लैप्स होगा? ये बात जो है वो विधानसभा के विघटन पर लैप्स होगा, एकदम करेक्ट है। ठीक है, विधान परिषद में अगर पेंडिंग है और विधानसभा ने पारित कर दिया है और इसके बाद विधानसभा जो है वो भंग हो रही है, डिसॉल्व हो रही है, तो बिल जो है वो आपका लैप्स हो जाता है, यानी व्यापगत हो जाता है, फिर से दोबारा बिल नया लेकर आना पड़ता है। तो ये वाली स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। फिर बोल रहा है बिल विच इज पेंडिंग इन द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ ए स्टेट or which have been passed by the legislative assembly is pending in the legislative council shall not lapse on the dissolution of the assembly। देखो, कोई विधेयक है जो किसी राज्य की विधानसभा में लंबित है या विधानसभा ने पारित किया है, मगर विधान परिषद में लंबित है, विधानसभा के विघटन पर व्यापक नहीं होगा। बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा? ये स्टेटमेंट तो दूसरे के कॉन्ट्राडिक्टरी होगी, आपकी दूसरी स्टेटमेंट है इसके उल्टी होगी ये तो इसलिए ये आपकी रॉन्ग हो जाएगी। तो स्टेटमेंट 2 जो है इसमें एकदम करेक्ट है, यानी डी आंसर जो आपका सही होगा। ऐसी स्टेटमेंट बहुत ध्यान से, बहुत गौर से पढ़कर आंसर करने की चीजें हैं। ये थोड़ा सा भी आपने इधर उधर किया, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। बहुत अच्छे से सोच समझ कर आंसर करना है, ठीक है ना? तो इसमें आंसर जो है डी केवल आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी 2 नंबर स्टेटमेंट है वही करेक्ट है, बाकी सब इनकरेक्ट है। क्लियर है? नेक्स्ट चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द बिल ऑफ राइट्स। पहले तो ये देखना है, अगेन मैं बार बार कह रहा हूं कि इसने करेक्ट पूछा है कि इनकरेक्ट पूछा है हमसे। इसने पूछा है कि विच ऑफ द अबोव आर इनकरेक्ट, कौन सी सही नहीं है, यानी गलत कौन कौन सी स्टेटमेंट है, ये वाली बतानी है आपको। मोतीलाल नेहरू कमेटी प्रेजेंटेड बिल ऑफ राइट्स इन 1930। बिल ऑफ राइट्स इन 1930 गलत स्टेटमेंट है, पहले ही हो गया था,
तो मोतीलाल नेहरू कमेटी ने, नेहरू कमेटी की रिपोर्ट कब आई थी? 1928 में नेहरू कमेटी बनी थी, आप लोगों को याद होगा, साइमन कमीशन के जस्ट बाद नेहरू कमेटी मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में बनी थी, तो नेहरू कमेटी 1930। तो ये वाली स्टेटमेंट गलत है, इसने गलत ही पूछा है ना, तो ये वाली स्टेटमेंट जो है गलत है। गलत है तो हमें बताना है गलत कौन कौन सी है, तो ये वाली स्टेटमेंट एक तो गलत है। A Bill of Rights prohibits government from thus acting against the right of the individual and ensure a remedy in case there is a violation of these rights। हिंदी में पढ़ लो, अधिकारों का घोषणा पत्र सरकार को नागरिकों के अधिकारों के विरुद्ध काम करने से रोकता है, बिल्कुल ठीक बात है, और उनका उल्लंघन हो जाने पर उपचार सुनिश्चित करता है, एकदम करेक्ट बात है, ये वाली स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। तो इसने इनकरेक्ट पूछा है, ये वाली स्टेटमेंट तो करेक्ट है। गवर्नमेंट कैन नॉट पुट रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस ऑन द एक्सरसाइज ऑफ फंडामेंटल राइट्स। गवर्नमेंट कैन पुट, इसने लिखा है कैन नॉट पुट, ये गलत हो गया यहां पर, ठीक है ना। इसने लिखा है कैन नॉट पुट रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन, लेकिन सरकार जो है यथा आपकी सुनिश्चित कर सकती है इस प्रकार से जो है ना आपकी औचित्यपूर्ण प्रतिबंध, या हम कह सकते हैं इसको, जो एक रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन होती है वो लगा सकती है सरकार। तो ये वाली स्टेटमेंट जो है वो आपकी अगेन इनकरेक्ट हो गई। सी आपकी तीसरी स्टेटमेंट जो है वो भी इनकरेक्ट होगी। तो दो स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, इन्होंने इनकरेक्ट पूछा है तो पहली और तीसरी बता दो, पहली और तीसरी किस ऑप्शन में हो जाएगा आंसर। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? डी आंसर हो जाएगा। एकदम क्लियर है सबको? तो इस प्रकार से बड़ा ध्यानपूर्वक करने का क्वेश्चन पेपर था ये पूरा का पूरा। अदरवाइज क्वेश्चन इतने टफ नहीं है, लेकिन क्वेश्चन पेपर जो है उसमें अगर थोड़ा सा किसी ने ध्यान भटका लिया अपना इधर उधर, इतने में क्वेश्चन गलत है। नेक्स्ट आपका कमेटी से संबंधित आ गया, आपकी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर जो समितियां बनी हुई थी उनसे संबंधित क्वेश्चन है। तो देखिए उनसे संबंधित क्या क्या क्वेश्चन है। एक तरफ लिखी हुई है समितियां, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली यानी संविधान सभा के अंदर जो समितियां थी, और दूसरी तरफ लिखा हुआ है चेयरपर्सन उनके कौन कौन थे। तो सबसे पहले है आपकी लैंग्वेज कमेटी। लैंग्वेज कमेटी की अध्यक्षता कौन कर रहे थे? लैंग्वेज कमेटी जो है वो कहीं ना कहीं हिंदी का ज्यादा बढ़ावा देने के लिए, ये मोटूरी जो सीतानारायण है, ये इनका रोल जो है सत्यनारायण करके, मोटूरी सत्यनारायण करके है जो है, इनका रोल रहा है। तो ये आपका करेक्ट होना चाहिए था। यूनियन पावर कमेटी जो है जवाहरलाल नेहरू के अंडर में थी। माइनॉरिटी कमेटी एच.सी. मुखर्जी एकदम करेक्ट है। फंडामेंटल राइट्स सब कमेटी जे.बी. कृपलानी बिल्कुल सही है। एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स वल्लभ भाई पटेल, ये तीनों कमेटियां सही है, ऊपर वाली दोनों गलत है। भाई साहब ने क्या पूछा हुआ था? हाउ मेनी पेयर्स गिवन अबव आर करेक्टली मैच्ड। कितने पेयर्स जो है वो ऊपर दिए गए पेयर्स जो है मैच्ड है करेक्टली, कितने तुम बता दो। ये तीनों मैच्ड है, ऊपर वाले दोनों उल्टे मिला रखे हैं। तो 3, 4 एंड 5 करेक्ट आना चाहिए। तो ओनली 3 पेयर्स, इसमें क्या आएगा आंसर? ओनली 3 पेयर्स, सी करेक्ट आंसर आएगा। इसमें जो है आपका सी करेक्ट आंसर आएगा। केवल 3 युगम, भाषा समिति मोतूरी सत्यनारायण जुड़े हुए थे, जवाहरलाल नेहरू संघ शक्ति समिति, ठीक है, अल्पसंख्यक समिति एच.सी. मुखर्जी, और आपकी मौलिक अधिकार उप समिति जे.बी. कृपलानी, और मौलिक अधिकारों की सलाहकार समिति जो है वल्लभ भाई पटेल। करेक्ट है। तो 3 जो है नीचे वाली, तो केवल 3 युगम जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर सबको? तो ऐसे क्वेश्चंस को बड़ा ध्यानपूर्वक, अगर आपने समितियां पढ़ रखी है तो एलिमिनेट भी कर सकते हो इसमें, ठीक है ना। आपको ये पता है कि यूनियन पावर कमेटी जो है उसके जवाहरलाल नेहरू थे, और ये आपको जवाहरलाल नेहरू किस किस समिति के चेयरमैन थे? 3 ही बड़ी समिति थी। संघ शक्ति समिति थी एक तो, ठीक है, एक संघीय संविधान समिति थी, और एक समिति और थी। तो 3 ही समितियों के जो है जवाहरलाल नेहरू चेयरमैन थे वहां पर। तो उससे आप जो है ना लिंक कर सकते हैं कि अगर ये तो हो ही नहीं सकते 2, तो इसके बाद 3 नीचे बच गए, तो केवल 3 युगम सही, ठीक है। बट फिर भी थोड़ा अच्छे से पढ़ा हुआ है तभी आंसर प्रॉपर कर सकते हो, अदरवाइज बहुत दिक्कतें हैं ऐसे क्वेश्चंस में। नेक्स्ट आपका है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। इसको देखो आप लोग, कितने गलतियां हो सकती है बच्चों की। अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स परफॉर्म्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इन करेक्ट सीक्वेंस। करेक्ट सीक्वेंस में बताना है। तो संविधान द्वारा दिए गए कार्यों को, संविधान सभा द्वारा किए गए कार्यों को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। करो। सबसे पहले क्या? नेहरू ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, यानी नेहरू का उद्देश्य प्रस्ताव कब आ गया था? 13 दिसंबर को आ गया था। 13 दिसंबर कब? 1946 में आ गया था। बहुत बढ़िया। उसके बाद है अंबेडकर फर्स्ट स्पीच इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अंबेडकर की फर्स्ट स्पीच जो है वो भी कहीं ना कहीं कहां पर थी? 1946 के अंदर ही थी, दिसंबर में थी। 1946 दिसंबर में थी, बट इसके 17 दिसंबर को थी आई थिंक। उसके बाद एडॉप्टेड नेशनल फ्लैग। नेशनल फ्लैग कब एडॉप्ट किया हम लोगों ने? 22 जुलाई 1947 को। 22 जुलाई 1947 को नेशनल फ्लैग एडॉप्ट किया है। कॉमनवेल्थ में मेंबरशिप इंडिया की 1949 में हम लोगों ने एक्सेप्ट किया है। तो क्या आंसर हो जाएगा? अब आप लोग खुद आंसर दे दो। 4, 1, 2, 3।
4 1 2 3 करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। डेट मैच कर लो उसके अकॉर्डिंग, 4 1 2 3, तो 4 1 2 3 किधर है, सी करेक्ट आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर। तो ऐसे क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो इतना पता होना चाहिए आपको। नेहरू का ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन सबको पता है, तो 4 चौथा तो उससे के अकॉर्डिंग हो सकता था थोड़ा पहले, बट बच्चों को इसमें कई तरह की कंफ्यूजन आई है, जैसे अम्बेडकर का फर्स्ट स्पीच है, इसके अलावा जो है कॉमनवेल्थ मेंबरशिप को लेकर किसी को प्रॉब्लम होगा, तो ऐसे क्वेश्चन में जो है ना थोड़ा सा आइडिया है, तो फिर भी चांसेस है कि आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब क्या बताना है, करेक्ट बताना है, कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है ये बताना है आपको। तो कौन सी करेक्ट है, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 356 गवर्नमेंट कुड डिक्लेयर ए स्टेट ऑफ इमरजेंसी ऑन ग्राउंड्स ऑफ एक्सटर्नल थ्रेट ओनली। अनुच्छेद 356 के अनुसार केवल बाहरी थ्रेट के आधार पर सरकार आपातकाल की घोषणा कर सकती है। लग रही है आपको सही कहीं से भी स्टेटमेंट। सरकार जो है राष्ट्रपति शासन किस आधार पर, आर्टिकल 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल होता है जो कि 3 आधार पर लगता है। कौन कौन सा है, युद्ध, बाह्य आक्रमण या फिर सशस्त्र विद्रोह, यानी आपका आर्म्ड रिबेलियन। तो ये 3 आधार होते हैं आर्टिकल 352 के लिए। 356 जो है आपका राष्ट्रपति शासन या जिसको राज्य आपातकाल कहते हैं, वो राज्य का अगर संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है तब जो है राज्यपाल की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रपति लगाते हैं। तो पहली स्टेटमेंट तो पूरी तरह से गलत हो गई, तो पहली स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट हो गई, ठीक है। फर्स्ट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। दूसरा बोल रहा है, वंस ए इमरजेंसी प्रोक्लेम्ड द फेडरल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स रिमेन्स प्रैक्टिकली सस्पेंडेड एंड ऑल द पावर्स आर कॉन्सेंट्रेटेड इन द हैंड्स ऑफ यूनियन गवर्नमेंट। एकदम सही बात है। उसके बाद जो है पावर्स किधर आ जाती है, जब आपकी इमरजेंसी लग जाती है तो सेंटर की जो एग्जीक्यूटिव पावर है वो स्टेट की एग्जीक्यूटिव पावर तक एक्सपेंड हो जाती है या एक्सटेंड हो जाती है। तो ये बात तो सही है, दूसरी स्टेटमेंट करेक्ट है। अब चलो आगे। द 42nd अमेंडमेंट वॉज ऑल्सो पास्ड ड्यूरिंग द इमरजेंसी। बिल्कुल, 42वां संविधान संशोधन जो है इमरजेंसी के दौरान पारित किया गया था। कब, 1976 में, ठीक है। इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, लघु संविधान भी कहते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे जो है संशोधन किए गए थे। इस अमेंडमेंट के थ्रू कई सारे बदलाव हुए थे, इसीलिए इसको लघु संविधान भी कहते हैं। तो ये एकदम सही बात है, तो ये आपका सही हो गया। Among the various changes made by 42nd Amendment, one was that the duration of the legislature in the country was extended from 5 to 7 years. 42वें संविधान के जरिए हुए अनेक बदलाव में एक था कि देश के लिए देश की लेजिस्लेचर के कार्यकाल को 5 वर्ष से बढ़ाकर 7 वर्ष करना। 5 से 7 थोड़ी किया गया था, 5 से 6 किया गया था। 5 से बढ़ाकर कितना किया गया था, 6 किया गया था। और इसी अमेंडमेंट के थ्रू ये काम भी किया गया था। लेकिन बाद में 44वें संविधान संशोधन के तहत इसको वापस घटाकर कितना कर दिया गया था, 5 कर दिया गया था, ठीक है ना। 44वें संविधान संशोधन के तहत इसको वापस घटा दिया गया, इसके थ्रू ये 5 से 6 बढ़ाया भी गया था, ठीक है। तो ये वाली स्टेटमेंट 5 से 7 गलत लिख दिया, 5 से 6 लिखना था, तो ये वाली गलत हो जाएगी। करेक्ट कौन कौन सी है, दूसरी और तीसरी। तो दूसरी और तीसरी ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, समझे। इस प्रकार से आंसर देना था। चलो इसका थोड़ा साइज बढ़ा देते हैं। इसमें देखिएगा, विद रेफरेंस टू डीपीएसपी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। डीपीएसपी के बारे में कंसीडर करनी है, लेकिन बताना क्या है, इनकरेक्ट बतानी है। तो सबसे पहले तो इनकरेक्ट, गलत। लेकिन यहाँ पे देखो इनकी गलती, ये ऑफिशियल जो क्वेश्चन पेपर है ना, मास्टर क्वेश्चन पेपर जारी किया था जो एचपीएससी ने, वो है। यहाँ पे इंग्लिश में तो लिखा हुआ इनकरेक्ट और हिंदी में लिखा हुआ कौन सा कथन सही है, लेकिन आपका कौन सा माना जाएगा, इंग्लिश वाली सही मानी जाती है। तो बोल रहे डीपीएसपी जो है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैव बीन क्लियरली डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, दैट इज सोशलिस्ट, गांधीयन एंड लिबरल। पहली बात, संविधान ने डीपीएसपी में कोई विभाजन नहीं किया। संविधान की दृष्टि से डीपीएसपी में सब एक ही तरह की है। ये हम लोगों ने इनमें जो लिखी हुई बातें हैं उनमें जो
आइडियोलॉजी है, उसके बेस पे हम लोगों ने इनको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। तो कॉन्स्टिट्यूशन कोई क्लियरली डिवाइड नहीं करता है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो क्लियरली डिवीजन नहीं करता है इनकी। तो सोशलिस्ट, गांधीयन एंड लिबरल जो है वो हम लोगों ने डिवाइड कर रखी है, ना कि कॉन्स्टिट्यूशन ने। कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग डीपीएसपी एक ही तरह की है। तो गांधीयन जो है, सोशलिस्ट है और लिबरल है, ये हमारी डिवीजन है। तो पहली स्टेटमेंट क्या हो गई, गलत हो गई। तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो आपकी गलत है। डीपीएसपी रिलेटेड टू कोऑपरेटिव सोसाइटी ऑफ इंडियन, आर्टिकल 43 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज टेकन फ्रॉम नेहरूज ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ऑफ 1946। कोऑपरेटिव जो सोसाइटीज है ये आपका 43B आर्टिकल है, जो कि बाद में जोड़ा गया है। अनुच्छेद 43B जो है ये 97वें संविधान संशोधन के तहत बाद में जोड़ा गया है, 97th अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू जोड़ा गया था इसको, ठीक है ना। तो ये बाद में जोड़ा गया, ये नेहरू के ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो है 1946 का, वहां से कुछ नहीं लिया गया। तो स्टेटमेंट बोथ 1 एंड 2 जो है इसके अंदर इनकरेक्ट हो जाएगी। सी जो है वो इसका आपका आंसर होगा। बोथ 1 एंड 2 आर इनकरेक्ट, ठीक है ना। सहकारी समिति जो है संबंध को नेहरू के वस्तुनिष्ठ आपका प्रस्ताव 1946 से लिया गया, तो इसका गलत है ये दोनों स्टेटमेंट। बोथ स्टेटमेंट्स आर रॉन्ग, 1 एंड 2। क्लियर। नेक्स्ट चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, सबसे पहले अगेन क्या देखना है, करेक्ट पूछा है कि इनकरेक्ट पूछा है। तो इन्होंने पूछा है करेक्ट कौन सी स्टेटमेंट है। देखो अभी, एनी सिटीजन ऑफ इंडिया कैन टेक एनी टाइटल फ्रॉम एनी फॉरेन स्टेट। कहां से क्वेश्चन, आर्टिकल 18 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो फंडामेंटल राइट्स में आर्टिकल 18 है आपका, वहां से क्वेश्चन है। अबोलिशन ऑफ टाइटल्स की बात करता है जो, तो वहां पे क्या है, कोई भी भारतीय नागरिक जो है किसी विदेशी राज्य से उपाधि प्राप्त कर सकता है, नहीं कर सकता। उपाधियों का तो अंत कर रखा है। कोई भी भारतीय नागरिक जो है किसी भी अन्य देश से या किसी भी अन्य विदेशी राज्य से उपाधि प्राप्त नहीं कर सकता है। स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट। इन बालाजी राघवन वर्सेस इंडियन फेडरेशन 1996, द सुप्रीम कोर्ट हैज अनाउंस्ड दैट पद्म विभूषण, पद्म भूषण एंड पद्म श्री इज ए टाइटल, बट दीज अवार्ड्स वायलेट राइट टू इक्वलिटी। ना, यहां पे गलती कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला हुआ है कि ये जो आपके पद्म विभूषण है, पद्म भूषण है और पद्म श्री है, इंडिया के जो आपके सिविलियन अवार्ड्स में है, हाईएस्ट आपका भारत रत्न है, उसके बाद फिर पद्म विभूषण आता है, फिर पद्म भूषण आता है, फिर पद्म श्री आता है। तो ये जो है अवार्ड, ये किसी को अच्छे काम करने के लिए टोकन ऑफ रिस्पेक्ट है, ताकि लोगों को प्रेरणा मिले और बेहतर काम करे सब लोग। इसके लिए टोकन ऑफ रिस्पेक्ट है। ये राइट टू इक्वलिटी का उल्लंघन नहीं करते हैं, लेकिन इनका आपका ना प्रीफिक्स और सफिक्स के रूप में आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। अपने नाम के आगे या पीछे इनको नहीं लिख सकते हो। तो ये स्टेटमेंट जो है आपकी 2 स्टेटमेंट, सेकंड स्टेटमेंट जो है गलत हो गई और पहली भी गलत हो गई। तो अगेन इसने क्या पूछा था, करेक्ट। तो कोई सी भी करेक्ट नहीं है, दोनों इनकरेक्ट है। तो नीदर 1 नॉर 2। आंसर क्या होगा, ना तो स्टेटमेंट 1 करेक्ट है, ना स्टेटमेंट 2। तो आंसर डी जो है आपकी इसका आंसर हो जाएगा, नीदर 1 नॉर 2। समझ पा रहे हैं आप लोग चीजों को, किस प्रकार से माइनर चीजें हैं जो आप लोगों को बहुत छोटी छोटी चीजों को ध्यान में रखना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलिएगा अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपका, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम्स एंड वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रायल वीवीपैट are being used by the Election Commission of India to conduct elections to the parliamentary and assembly constituencies. Now consider following statement. बोल रहा है जो वीवीपैट है और आपका ईवीएम है, वो चुनाव आयोग द्वारा संसद और विधानसभा क्षेत्रों में जो चुनाव होते हैं इनमें प्रयोग किया जाता है। इसके बारे में कुछ कथन है, उन पर विचार करना है। तो क्या क्या कथन है, एक एक करके विचार करो। देखो सबसे पहले क्या बोल रहे हैं, ईवीएम्स वर फर्स्ट यूज्ड ऑन पायलट बेसिस ऑन थ्रिसूर असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी ऑफ केरला। थ्रिसूर जो है गलत है, यहां पर क्या आएगा, परावूर में किया गया था पहली बार। तो केरल में त्रिसूर नहीं है, परावूर आएगा। तो ये वाली जो है स्टेटमेंट इसलिए गलत होगी। इन्होंने पूछा नॉट ट्रू, तो एक तो यही होगी, ये ट्रू नहीं है, ठीक है। उसके बाद है ईवीएम्स आर मैन्युफैक्चर्ड बाय इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड एंड भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। बिल्कुल ठीक बात है कि ईवीएम जो है उसका निर्माण भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा किया जाता है। बिल्कुल किया जाता है, ठीक है, तो एकदम सही है ये। उसके बाद जो है वीवीपैट्स वर यूज्ड फर्स्ट इन बाय इलेक्शन फॉर कौन सा असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी ऑफ अरुणाचल प्रदेश। ये स्टेटमेंट करेक्ट थी।
अरुणाचल प्रदेश के कौन सा असेंबली नहीं है, नागालैंड में हुई थी पहली बार वीवीपैट का यूज, तो नागालैंड इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए था। तो आपको ना यहाँ पर क्या पता होना चाहिए, एक तो ईवीएम का फर्स्ट यूज और पहली बार लोकसभा चुनाव में कब यूज हुआ, इस प्रकार से पता होना चाहिए। उसी प्रकार वीवीपैट का फर्स्ट टाइम यूज कहाँ हुआ था, ट्रायल बेस पे कहाँ हुआ था, उसके बाद जो है पहली बार इस्तेमाल कहाँ हुआ। उसी तरह से नोटा का प्रयोग पहली बार कहाँ हुआ, और जो है ना इसके बाद जो है लोकसभा इलेक्शन में कब यूज हुआ। तो इस प्रकार से आपको तीनों का ये बात पता होना चाहिए। तो कौन सा असेंबली नहीं है, नागालैंड आना चाहिए, ये आपका गलत हो गया। तो तीसरा स्टेटमेंट आपका गलत है। तो थर्ड स्टेटमेंट जो है वो भी आपकी गलत हो गई। तो पहली गलत है, दूसरी सही है, तीसरी गलत है। वीवीपैट इज एन additional unit attached to the EVM which prints a slip of paper that carries only the serial number and symbol of the candidate voted। बोल रहा है कि वीवीपैट जो है एक अतिरिक्त इकाई है जो कि ईवीएम के साथ अटैच करते हैं। आप ईवीएम वाला बटन दबाओगे, उसके बाजू में वीवीपैट लगी होती है। वीवीपैट क्या करती है, वो एक स्लिप जो है वो आपको ग्लास में से दिखती है आपको, जिसमें आप जो है कैंडिडेट का नाम, सिंबल, जिसको वोट डाला है, वो सब आपको दिखाई देता है। लेकिन वो आप उसको टच नहीं कर सकते क्योंकि वो सिक्रेसी का मामला है। आपका वोट जो है आपका सिक्रेसी से डाला जाता है ताकि बाहर किसी को आप बता भी ना सके कि मेरा वोट मैंने किसको डाला है। तो इसलिए सिक्रेसी मेंटेन करना होता है, तो आप टच नहीं कर सकते। तो वो जो है आपकी एक यूनिट अटैच कर रखी है, उसमें ये बोल रहा है कि केवल सीरियल नंबर होता है और कैंडिडेट जो है जिसको वोट किया उसका सिंबल होता है, नाम भी होता है कैंडिडेट का, ये मिसिंग है। अगर ये ओनली लगा दिया ना, ओनली, तो ओनली लगा के ये लिखना गलत हो गया। इसमें नेम जो है ये भी लिखना था, इसको नेम भी होता है। तो कैंडिडेट का नेम जो है इसमें नहीं लिखा इसने, इतने में गलती हो गई पूरी की पूरी। तो चौथा जो है स्टेटमेंट फिर से गलत। तो नॉट ट्रू कौन कौन से है, पहला, तीसरा, चौथा, ये तीन स्टेटमेंट आपकी गलत है। इसमें सी करेक्ट आंसर होगा। सी आपका 1, 3 एंड 4, ये तीन स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट नहीं है इसके अंदर। समझ पाए आप लोग? पूरे पॉलिटी के क्वेश्चन जो है वो इस प्रकार से थे, ठीक है, जिसमें बहुत ही माइनर मिस्टेक्स जो है बच्चे कर सकते थे, इतने क्वेश्चन से। ये पॉलिटी क्वेश्चन मैंने आप लोगों को डिस्कस किए हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा पीडीएफ में लिंक किया है, तो इसलिए मेरे ख्याल से थोड़ी बहुत दिक्कतें भी आई होगी आप लोगों को, क्योंकि मुझे भी आई है इधर की तरफ आने में, उधर की तरफ आने में। ये थोड़ा क्योंकि क्वेश्चंस का लेंथ ज़्यादा है ना, और वहाँ पे आपको दिखना भी चाहिए। ये दोनों चीज़ों को हम लोगों को साथ में कैटर करना है, तो इसलिए थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आया भी है। बट थोड़ा देख लेना इनको, नज़र मार लेना अच्छे से इन क्वेश्चंस को, ताकि एक आइडिया रहे आपको कि किस प्रकार से आपको क्वेश्चंस तैयार करने पड़ेंगे। और ये सब कैसे संभव है, बाय प्रैक्टिसिंग क्वेश्चंस। जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तब ये तैयारी आपकी हो पाएगी, ठीक है ना। तो इसी के साथ जो है ना आज की हम लोग ये वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। मैंने आप लोगों को आइडिया दे दिया है पॉलिटी के क्वेश्चंस के बारे में। आगे कोशिश करेंगे कि और भी कुछ PYQs वगैरह पर बातचीत हम लोग कर सकें, या फिर कुछ अदर जो आपके PYQs जो सब्जेक्ट से संबंधित है, जैसे पॉलिटी, ज्योग्राफी वगैरह, तो वो भी हम लोग देख लेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।